जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो आज हम यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट लाए हैं। हर बार की भांति सैटरडे और संडे को महासू एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे है वो आपको आर्मी अग्निवीर, डब्ल्यूएमपी और ट्रेडमैन के लिए मॉक टेस्ट मिलता है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे से बहुत पहले से जुड़े हुए हमारे साथ, और जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनका 2026 के अंदर आर्मी अग्निवीर का रिटर्न टेस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग 1 यानी पार्ट 1 में हम सामान्य विज्ञान के 15 जो प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। और जब ये हमारी वीडियो समाप्त हो जाए तो आप जरूर हमें ये बताएं कि 50 में से जो आपका स्कोर है वो कितना बना, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट में 35 से 40 के बीच प्रश्न को सही करते हैं तो आपके जो रिटर्न की तैयारी है वो बहुत अच्छी है। तो जरूर आप हमें अपना जो स्कोर है वो बताएं कि जो आपका स्कोर है 50 क्वेश्चन में से कितने जो क्वेश्चन है वो आपके सही हुए। तो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में, 1526 में, 1556 में या 1576 में? तो जो तालीकोटा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1565 में। और बात करें कि 1565 में ये किसके मध्य लड़ा गया था, तो 1565 ऑप्शन नंबर ए में ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके मध्य लड़ा गया था? तो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध हुआ था। डेट आपको मैंने मेंशन कर दी है कि 1565 को ये हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप यानी रेप्टाइल्स कौन सा है? मगरमच्छ, किंग कोबरा, कछुआ या कोबरा? तो जो भारत का रेप्टाइल्स है वो राष्ट्रीय यानी नेशनल रेप्टाइल्स है वो कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, स्वर्ण मंदिर अमृतसर से या मुंबई से? तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये अमृतसर के अंदर हुआ था, यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर ये हुआ था। तो अमृतसर से संबंधित है। अगर डेट पूछे कि कब हुआ तो ये 3 से 6 जून के मध्य हुआ था। और अगर आपसे ईयर पूछे तो 1984 को ये जो ऑपरेशन है ये हुआ था। अगर बात करें कि जो स्वर्ण मंदिर के अंदर खालिस्तानी छिपे थे उनको लेकर ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किसी अनुच्छेद में है? यानी अगर किसी राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कौन सा प्रावधान है और किस अनुच्छेद के ये तहत है? तो सबसे पहले तो आपने आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो याद रखनी है। एक है 352, ये राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। एक 356 है और एक 360 है। तो जो अनुच्छेद 352 है ये संबंधित है जब बाहरी आक्रमण होते हैं तो उस समय ये आपातकालीन जो शक्ति है वो लगती है अनुच्छेद 352। अब 356 कब लगता है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और जो 360 है ये कब लगता है? जब किसी देश में पैसों की कमी पड़ जाए। तो वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356 और बाहरी आक्रमण 352, ये तीनों आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया था किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो राष्ट्रपति लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय सेना का सैन्य नर्सिंग सेवा किसके लिए जिम्मेदार है? तो जो सैन्य नर्सिंग सेवा है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और आपने बताना है ये जिम्मेदार किसके लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चिकित्सा देखभाल के लिए। तो जो चिकित्सा देखभाल है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। INS शिवाजी क्या है? नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है, युद्धपोत है, पनडुब्बी है या विमान वाहक है? तो जो INS शिवाजी है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और ये नौसेना का एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। तो ये प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का पहला मंगल
मंगल मिशन कौन सा था, यानी भारत के द्वारा जो पहला मंगलयान मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था और ये कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये मंगलयान है, ये मैं आपको बता दूं। और ये हुआ क्या था कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम के नाम से जाना गया, ये लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, तो फुल डेट है 5 नवंबर 2013 को ये मिशन चला हुआ था, जो पहला मंगल मिशन यान कहलाया। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसरो के द्वारा ये चलाया गया था। इसरो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका भी आपने ध्यान देना है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, आपने ये चीजें ध्यान देनी है कि जो ये योजनाएं वगैरह है या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जैसे मिशन चलाए गए थे, वो सारी चीजें अग्निवीर के अंदर पूछी जा रही है। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है और अच्छे से इन सभी को, जितने हमने अपने चैनल पे मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, सभी को देख लेना है और अपने पास लिख कर रखना है, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन बने तो आपका गलत बिल्कुल ना हो। तो हम यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर थे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर तो बात करी जाए इसकी शुरुआत की, तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2015 को ये चलाई गई थी, 22 जनवरी 2015। और ये किससे संबंधित है कि बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई थी। निम्नलिखित में से भारत का पूर्वी राज्य में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे ये पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा भारत देश है, कुछ इस हिसाब से है, तो आपने देख लेना है, ये हमारा पूर्वी भारत है। अब पूर्वी भारत के हिसाब से देखें, पूर्वी भारत वाला ये वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूर्वी भारत में कौन सा है, इनमें से कथक है, सत्रिया है, भरतनाट्यम है या कथकली है। तो अगर इनकी बात करें, कथकली तो ये केरल में है और ये भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। तो एक ही हमारे पास वापस बचता है पूर्वी का, वो है सत्रिया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में ये ऑपरेशन फ्लड हुआ था और इसे डेयरी विकास में काफ़ी ज़्यादा हमें जो विकास है वो देखने को मिला। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद का पेड़ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस कब है, यानी जो हमारी इंडियन नेवी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है, जो ये एक स्कीम चलाई गई थी बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, पर्यावरण संरक्षण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुधार या ग्रामीण विकास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालिकाओं का सशक्तिकरण, इसका जो मेन उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस फॉर्मेट में शामिल होगा, ओडीआई के रूप में, टेस्ट के रूप में, T20 के रूप में या T10 के रूप में। तो ये ध्यान देना कि जो 2028 के ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होंगे, ये बात आपने ध्यान देनी है। और इसके अंदर क्रिकेट को शामिल करा गया है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो जो क्रिकेट का फॉर्मेट है, क्रिकेट में डिफरेंट फॉर्मेट है, जैसे ओडीआई है, टेस्ट है, T20 है और T10 है। तो ओलंपिक के अंदर 2028 में कौन सा जो फॉर्मेट है वो अपनाया गया है, तो जो ये फॉर्मेट होगा ये T20 होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यानी अगर सीरीज का देखें तो 16वां है और साइंस का ये पहला है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन परिवहन, पाचन, जो ऊर्जा का उत्पादन है और रक्त शुद्धिकरण है। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये केमिकल फॉर्मूले है जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चीनी का जो सूत्र आ जाएगा C12H
22 और O11 जिसको सुक्रोज कहा जाता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देखना है कहाँ पे है, C12, S22 और O11 ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो जो विद्युत आवेश है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? वोल्ट आएगा, कूलाम, ओम या एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा ग्रह है, मतलब आपने पोजीशन के हिसाब से बताना है कि पहले नंबर पे है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा ग्रह है। यहाँ पे स्थान आना चाहिए कि कौन सा स्थान है, तो तीसरा, दूसरा, चौथा या पहला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा ग्रह। जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का तीसरा ग्रह है यानी तीसरे नंबर पे है, और ये डिस्टेंस के हिसाब से रखे गए हैं, सूर्य की दूरी के हिसाब से। यानी अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा सूर्य आ जाएगा, फिर सूर्य के पास नजदीक का जो ग्रह आ जाता है वो आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे कि पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पिट्यूटरी है, थायराइड है, यकृत है या पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लिवर है, लिवर यानी आपकी यकृत। और आपने देखा होगा कि कभी यहाँ पे थायराइड भी आ जाता है, तो ये कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। तो फुल नेम क्या है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। पृथ्वी का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या मंगल। तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है यूरेनस, जिसको अरुण के नाम से जाना जाता है। तो आपने यूरेनस सुना होगा, ये कैसा है? पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय में, फेफड़े में, अस्थि मज्जा में या गुर्दे में? तो जो यहाँ पे ब्लड का निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओजोन परत किस कारण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो जो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, ये काम क्या करती है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपने ध्यान देना है, दो प्रोसेस होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो जो जाइलम है उसका काम क्या है? पौधों में जल का परिवहन, और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। और जो स्ट्रोमेटा है ये क्या करता है? ये गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान, ये स्ट्रोमेटा का काम है। और क्लोरोफिल क्या है? ये इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा करा जाता है। ऑप्शन बी। ध्वनि का प्रसार किसके बिना नहीं हो सकता? तो जो ध्वनि का प्रसार है, मतलब ध्वनि किसके कारण नहीं फैलती है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो है माध्यम। ध्वनि के लिए माध्यम यानी मीडियम बहुत जरूरी होता है। जब माध्यम मिल जाएगा तो जो ध्वनि है वो ट्रेवल करती है यानी फैलती है, प्रसार करती है। तो ऑप्शन ए। मानव शरीर में कुल कितने केशेरुक होते हैं? तो इसकी संख्या बतानी है, केशेरुक की संख्या कि मानव शरीर में कितने होते हैं। तो ये 33 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जो परमाणु क्रमांक है वो बताना है ऑक्सीजन का कितना होता है। तो ऑक्सीजन 7वें नंबर पे आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख से शुरू होती है। ऑप्शन बी। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है विद्युत प्रतिरोध की? तो वो ओम होती है। ऑप्शन नंबर बी। पार्ट 3 यानी भाग 3
यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं, तो आपने नोटबुक और पेन साथ रखना है ताकि इसका सॉल्यूशन कर सके। फुल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दूंगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये मॉक टेस्ट है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। यहाँ पे मैथ और आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के लिए इसका बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या है? आपने देखा यदि किसी संख्या का, तो हमने उस संख्या को a मान लिया, का मतलब गुणा होता है, और इसका जो 20% है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, जब प्रतिशत यहां से हटाते हैं तो प्रतिशत हटाने पर जो बटे में है वो 100 लग जाता है, और सामने वैल्यू कितनी दी है? 40। जब इक्वल हो तो आमने सामने कटता है, 20 से 40 दो बार कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा? a, और नीचे वैल्यू बची है 100, और सामने क्या बचा है? 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 100 है, तो 100 गुणा 2 यानी आपका 200। अब a की वैल्यू कितनी आई, यानी वो संख्या कितनी आई? 200 आई। हमने देखा कि 200 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यदि 5x प्लस 5 बराबर है 20, तो x का मान ज्ञात करें। x की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास इक्वेशन क्या दी है? 5x प्लस 5 इक्वल टू 20। 5x इधर ही रखा, और हमारे पास इक्वल टू से परे 20 दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 5 वो प्लस की है, और जब वैल्यू प्लस की परे जाएगी इक्वल टू से, तो ये हो जाएगी माइनस की। 5x बराबर है 20 में से 5 गए तो वापस कितना बचा? 15। आमने सामने कट जाता है, तो 5 एकम 5, और 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3, और यही वैल्यू हमने निकालनी थी, x की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे दिया कि पाई की जो वैल्यू है वो कितनी डालनी है आपने? 3.14। ये वैल्यू डालनी है हमने 3.14 इंटू जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी है, तो हम 5 इंटू 5 यहाँ पे कर देंगे। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25, और इंटू कितना आ जाएगा? 3.14। अब जब इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को यहाँ पे फुल वैल्यू कितनी मानेंगे? 1314, और यहाँ पे 25 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौका 20, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 कितना? 7, और 5 दिए 15। फिर 2 से कर देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऐड कर देंगे तो कितना है? ये 0। 8 और 7 कितने? 15, और 5 और 2 7, और 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 6 और 1 7। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक पहले लगा देंगे। आंसर कितना आया? 78.50। 78.50 ये कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 78.50 हमारे पास राइट आंसर आने वाला है। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 480 में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने देखा कि जो एक वस्तु है उसको खरीदा गया 400 में, तो खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य वो कितना है? 400। और जब उसे बेचा गया, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना आ जाएगा? 480। तो जब वस्तु को 400 रुपये में खरीदे और 480 में बेचे, तो हमें जो लाभ है वो कितने का होगा? 80 का। तो जो लाभ प्रतिशत है यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या आता है? प्रॉफिट इंटू 100, यानी लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ था? 80 का गुणा 100, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 400। तो 100 से जो 400 है वो 4 बार कटेगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वैल्यू कितनी आएगी? 20%, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
150 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना समय लगेगा। समय यानी टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर है दूरी बटे चाल। अब जो दूरी है वो कितनी दी है, 150 किलोमीटर दी है, और चाल क्या दी है, वो दी है 50 किलोमीटर पर आवर दी है। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, किलोमीटर से किलोमीटर बचा, ये किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ पे कट गया, बचा क्या 3 और h यानी 3 आवर, 3 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। 16 और 24 का बड़ा सामान्य गुणनखंड क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, बड़ा सामान्य गुणनखंड यानी HCF। तो जो HCF है वो 16 और 24 का कितना निकलने वाला है। HCF में मैंने आपको एक बात बताई है कि यहाँ पे पहले ही आपने ऐसा मल्टीपल रखना है जिससे ये दोनों संख्या एक साथ कटे। तो सबसे पहले हमने 2 रखा, 2 से 1 कट जाता है, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये फिर से जाएगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 छिके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको एक साथ काटे, इसलिए जो HCF है वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, HCF कितना आया 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक पुस्तक की कीमत 600 है और उस पर 15% की छूट दी, तो बिक्री मूल्य क्या है। हमने एक जो पुस्तक है वो 600 रुपए की खरीदी, यानी उसकी कीमत थी 600 रुपए और उसके ऊपर 15% की छूट दी, तो हमने खरीदा कितने का, हमने खरीदा उसको 85% का उसको खरीदा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, 600 का 85%, यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू हटी तो बट्टे में कितना आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी और हमारे पास यहाँ पे 85 इंटू 6 आया, तो 6 पंजे 30 हासिल, 3 6 अटे 48, 48 और 3 कितना होगा भाई 51, यानी जो वैल्यू है वो 510 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। यदि 6 मजदूर 12 दिन में एक काम पूरा करते हैं तो 3 मजदूर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे मजदूर दिया है और 6 मजदूर है, M1, 12 दिन है तो D1, 3 मजदूर है तो कितना आ जाएगा M2, कितने दिन यानी D2 हमने निकालना है। फॉर्मूला क्या बना, M1 गुणा D1 बराबर है M2 गुणा D2, तो M1 की वैल्यू कितनी है 6 और D1 की वैल्यू कितनी है 12, M2 की वैल्यू 3 है और D2 की वैल्यू हमने निकालनी है। आमने सामने कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 चौके 24 बराबर है D2, यानी D2 की वैल्यू कितनी आई 24, ऑप्शन नंबर सी। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या बन जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो जो लंबाई है वो 10 दी है और जो चौड़ाई है वो 6 दी है, तो 10 60 क्षेत्रफल है, यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या का 6 गुना 42 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का मतलब गुना, जो 6 एक संख्या का जो 6 गुना है वो कितना है 42, एक संख्या का 6 गुना कितना है 42, संख्या क्या आएगी 6 कम 6 6 सते 42, तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 7। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, किसी संख्या का 6 गुना, तो यहाँ पे किसी का भी 6 गुना कर दो, इसके साथ गुना 6 छिका 36, 7 छिके 42, 8 छिके 48 और 9 छिके 54, तो क्या बोला था किसी संख्या का। अब ऑप्शन तो इसी में से राइट आंसर होगा, तो 6 गुना करना था, ए का 6 गुना किया तो 36 आया, बी का 6 गुना किया तो 42 आया, सी का 6 गुना किया तो 8 छिके 48 आया और 9 का 6 गुना किया तो 54 आया, तो 42 चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 80 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोण, इसका जो योग होगा, तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इन्होंने बोला कि दो कोण हमारे पास दिए गए हैं, एक 80 डिग्री है और दूसरा क्या है 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 30 हो जाएगा 110 डिग्री।
अब ये चीज है कि दो कोण 110 के बराबर दिए हैं और तीनों कोण 180 के होते हैं, तो 180 में से 110 आप लेस करोगे तो वापस कितना बचा आपके पास 70 डिग्री, तो 70 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, यदि ₹1000 का 5% दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज हमने निकालना है, मूलधन दिया है 1000 रुपए, दर दी है 5% और जो समय है वो दिया है 3 और बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे बचा क्या, साधारण ब्याज के लिए 10 गुणा 5 गुणा 3 यानी 3 पंजे 15, 15 दाएं 150। तो जो साधारण ब्याज है वो 150 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, 4/5 प्लस 3/5 इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपने ध्यान देना है, जब भी हर में एक ही वैल्यू हो तो नीचे वाली वैल्यू समान रहती है और ऊपर वाली डायरेक्ट जोड़ देनी है। तो 4 + 3, 4 और 3 कितना होगा 7, 7/5, तो 7/5 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो 7 का विभाजिता का नियम आपने लगाना है, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं भाग दे के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 126 ऐसी संख्या है जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यदि 3y + 6 बराबर है 15 तो y का मान क्या होगा। ये वैल्यू जो क्वेश्चन है और वैल्यू ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3y + 6 बराबर है 15, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3y + 6 बराबर है 15, y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो जो 3y है वो इधर ही रखा और जो 15 के पास है वो प्लस का 6 परे ले गए तो माइनस का 6 हो गया। अब 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 15 में से 6 गए तो वापस 9 बचेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो जो यहाँ पे y की वैल्यू है वो कितनी आई 3, जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। पार्ट 4 में रीजनिंग यानी तर्क शक्ति यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बतानी है और सीरीज क्या दी है, AS, CQ, EO। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा। A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे। तो यहाँ पे कितना जुड़ा, आप देखोगे 1, 3, 5 तो 7 ही विषम संख्याएं हैं। 7 पे क्या आता है, ग्रेट नंबर 7 यानी G आने वाला है। ये 19 पे है, ये 17 पे है, ये 15 पे है। तो देखोगे 19 - 2 17, 17 - 2 15, 15 - 2 13, तो 13 पे क्या आता है, 13 पे M आ जाएगा यानी GM, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी कूट भाषा में जो RAW है इसको TIN लिखा जाता है, NET को SHG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाटर का कोड क्या आएगा। तो आपने देखना है कि जो RAW है इसको क्या लिखा है, TIN, और जो NET है इसको क्या लिखा गया है, SHG। तो आपने कोड किसका बताना है, WATER। अब आपने एक बात का ध्यान देना है, इसको डबल कोड सीरीज कहा जाता है। जब ये 2 बार कोड दिए जाए तो जो अगला कोड है वो इसी से मिलकर बनेगा। जैसे W का कोड यहाँ पे N दिया है तो W के नीचे क्या डाल देंगे आप, N डाल देंगे। A के नीचे I दिया है तो A के नीचे I डाल देंगे। T के नीचे G लिया है तो यहाँ पे हम G लिख देंगे। E के नीचे H लिखा है, यहाँ पे H लिख देंगे और R के नीचे T लिखा है, तो क्या बना, NIGHT, NIGHT, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि A B की माँ है, बना दिया जो A है वो माँ है B की, तो ऊपर जो फीमेल होगा उसके लिए हम माइनस का चिन्ह डालेंगे और जो मेल होगा उसके लिए प्लस का चिन्ह डाल देंगे। अब यहाँ बोला जो X है वो Y का पिता है। अब X भी हमने यहाँ डाल दिया, जो X है वो पिता है Y का, तो पिता है तो प्लस का हमने इनके साथ निशान डाल दिया। H J का भाई है।
अब जो H है वो भाई किसका है, J का भाई है तो प्लस का हमने यहाँ पे निशान डाल दिया। इसमें हमने 3 जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो अलग अलग लगा दी, क्योंकि इनका जो एक दूसरे के साथ है वो कोई भी मेल नहीं था। हमने पहले क्या किया, यदि ए बी की माँ है तो ए माँ है तो माइनस का साइन डाल दिया, और माँ किसकी है, बी की, तो ए ऊपर डाल दी और बी को नीचे डाल दिया। फिर अगली स्टेटमेंट क्या थी कि जो एक्स है वो वाई का पिता है, तो पिता है ऊपर डाल दिया और प्लस का इनके साथ निशान लगा दिया, ए को नीचे। अब तीसरी बात भी इससे अलग थी कि जो एच है वो जे का भाई है, तो एच और जे हमने यहाँ लिखा। अब इसके बाद क्या बोला, एल वाई के पिता का भाई है, तो जो एल है वो वाई के पिता एक्स है, और एक्स का जो एल है वो क्या है, भाई है, तो भाई है, इसके साथ जो हमने साइन है वो किसका डाल दिया, प्लस का डाल दिया। अब इसके बाद क्या बोला, बी एल की बहन है, एल की बहन कौन आ जाएगी, बी आ जाएगी, एल की बहन बी, और जो बी की माता है वो कौन है, बी की माता ए है, तो ए को हमने यहाँ पे डायग्राम पे डाल दिया। और उसके बाद क्या बोला, और जे ए का पति है। अब जो जे है वो ए का पति है, तो ए का पति यहाँ डल जाएगा, और हमारा जो डायग्राम है वो पूरा यहाँ पे तैयार हो गया। अब लास्ट में क्या पूछा, तो जे का वाई से क्या संबंध है, जे का वाई से संबंध। अब अगर आप यहाँ पे इसको छुपा दोगे और पढ़ोगे कि वाई से क्या संबंध है, वाई से क्या संबंध है किसका, जे का, तो जे का बताना है, जे क्या है, वो ए का पति है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे ऊपर चले गए। यहाँ पे ये मान के चलो कि आप अपने को रखो कि वाई आप हो, ये आपके पिता है, ये आपके चाचा है, और यहाँ पे जो बी है वो भी आपके ही रिलेशन में कोई आ जाएगी, तो इस रिलेशन में आप क्या रखोगे, आपके पापा आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे, ये बहन होगी तो आपकी बुआ आ जाएगी। अब आप आपके चाचा और पापा के जो माता जी है वो क्या लगे, आपके दादी, और दादी के जो पति है वो क्या लगते हैं, दादा, तो ऑप्शन ए, दादा ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 4:20 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क, वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 में 4 जोड़ दे तो 16 और 4 कितना होता है, 20। इसके बाद यहाँ भी ये रिलेशन देखेंगे, अगर फिट होगा कि 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36, और 36 में 6 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 42, तो देखेंगे क्या 42 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी राइट आंसर होगा। अगर हम ऐसा करते कि 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 16 में 4 जोड़ दे 20 बने, फिर हम इसका करेंगे यहाँ पे कि 6 का क्या कर देते, स्क्वायर कर देंगे, 36 होता, 36 में 4 जोड़ते 40 बनता, ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पे इस संख्या का स्क्वायर और यही संख्या उसमें जोड़ दी, तो यहाँ भी इस संख्या का स्क्वायर और यही संख्या उसमें जोड़ दी, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ा तो 42। 50 लुप्त संख्या खोजे, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आने वाला है। सीरीज क्या है, 3, 12, 27, 48 और 75। ये 48 है, आपने ध्यान देना है 48। इसके बीच का डिफरेंस निकाले तो इसके बीच 9 आ जाएगा, 3 और 9 12, और यहाँ पे 7 में से आप 2 घटा दोगे 5 बचेगा, 2 में से घटाओगे तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाए 15। 8 में से 7 गया तो 1 बचा, और 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 27 यहाँ पे आने वाला है। और अब वैल्यू यहाँ की निकालेंगे कि ब्लैंक स्पेस की जगह यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस देखा कि अगर 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 में 6 जोड़ दोगे तो वो होगा 33, और 33 में 75 जोड़ देंगे तो अगली वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5 और 3 8, 7 और 3 10, तो ये 108 आने वाला है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है।